हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं, बहुत डिमांड आ रही थी इस चैप्टर की कि सर मैट्रिसेस कराना है, मैट्रिसेस कराना है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस आपके लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। हालांकि ये जो टॉपिक है ये प्योर मैथ्स में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है। बजाय हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो कुछ पार्ट है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको नहीं पढ़ना, लेकिन चिंता मत करो, जितना ज़रूरी है उतना आपको ज़रूर पढ़ना है। अब ये मैट्रिसेस है क्या, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। एक एक चीज़ बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना। बिल्कुल स्पीड बढ़ा के देख लेना, बेशक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ जो बेसिक है वो स्किप हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब कोई भी नई चीज़ आप समझते हो, कोई भी नई चीज़ समझने के लिए आपको बिल्कुल उसके बेसिक समझने पड़ते हैं। अगर आपको पहले से ही आती है, आप बीच में एक आध चीज़ स्किप कर देते हो, चल जाता है, लेकिन बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, बिल्कुल नई चीज़ है, तो उसको बड़े ध्यान से समझना एक एक चीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, हम कई बार मैट्रिक्स बोल देते हैं, कई बार मैट्रिसेस बोल देते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। देखो, जैसे सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो अगर सिंगुलर की बात करेंगे, एक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स है, और अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो मैट्रिसेस है, जो आपके चैप्टर का नाम है। तो अब ये मैट्रिसेस होती क्या है, कहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम। बड़े ध्यान से सुनना। मान लो सपोज़ आप बॉयज़ होंगे, स्पेशली क्रिकेट तो खेलते ही होंगे। मान लो आप में से एक स्टूडेंट है, एक का नाम है सौम्या और एक का नाम है अजय। ठीक है, दोनों ही अपने गॉड क्लासेस जो फैमिली है उसके सदस्य हैं। तो ये मत समझना कि इन दोनों के नाम मैंने ले लिए, जो रैंडमली याद है मुझे वो नाम मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो सौम्या और अजय दोनों क्रिकेट खेलते हैं, तो मार्केट जाते हैं तो वो कुछ बैट और बॉल खरीदते हैं। तो सौम्या बैट खरीदता है और बॉल खरीदता है। अब सौम्या ने मान लो बैट खरीदे, वहाँ पर 2 बैट खरीद ली, बहुत है। अजय ने कहा भाई 2 बैट इसने खरीदे, मैं तो 3 बैट खरीदूंगा। इसने 3 बैट खरीद लिए और दोनों ने 6 बॉल खरीद ली। ठीक है, दोनों ने 6 बॉल खरीद ली, क्योंकि बॉल अक्सर ख़राब होती रहती हैं, खो जाती हैं। जब लंबे लंबे 6 पढ़ते हैं तो बॉल अक्सर खो जाती है। तो अब यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें एक मैट्रिक्स में दिखाना है, ठीक है, एक इसको लिखने का तरीका आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि सौम्या बॉट 2 बैट्स एंड द 6 बॉल्स एंड अजय बॉट 3 बैट एंड 6 बॉल्स। लेकिन इसको अगर मैट्रिसेस की फॉर्म में आपको दिखाना है तो किस तरीके से आप लिखेंगे? मैट्रिसेस में आप इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 6 3 6, और यहाँ पर जो आप ब्रैकेट्स बनाते हैं ना, जो बड़ी वाली ब्रैकेट होती है नॉर्मली, उससे आप इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है सौम्या को, और ये रिप्रेजेंट कर रही है अजय को। ये जो चीज़ है दोनों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बैट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डाटा था, इसको अगर हम मैट्रिसेस फॉर्म में दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, या इसको आप दूसरा तरीका जो है उससे भी दिखा सकते हो कि आप इस सौम्य अजय को आप यहाँ पर दिखा दो। यहाँ पर आपने सौम्य को लिया और यहाँ पर अजय को। तो ये जो सौम्य का जो डाटा है, सौम्य ने 2 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, तो 2 बैट खरीद लिए, 6 बॉल खरीद ली, और यहाँ पर अजय ने 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी। इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पर ये हो गया बैट और ये हो गया बॉल। तो आपको क्या करना है, जो मैट्रिसेस जब आप बनाओगे तो मैट्रिसेस के अंदर हमेशा या तो आपको नंबर्स यूज़ करने हैं या फंक्शंस यूज़ करने हैं। ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स में लिखते हो इस तरीके से √3, ठीक है, 3 आयोटा, या फिर आप लिखते हो 3 2 1, या लिखते हो आप साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह की। ये साइन थीटा क्या होता है? फंक्शंस होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री आपके में ज़्यादा है नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जब भी मैट्रिसेस में हम लिखते हैं, कोई भी जो हम चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे, तो इसके अंदर जो हम लिखते हैं इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर ये टर्म्स लिखी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। नॉर्मली ये एलिमेंट्स वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब भी आप इस डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो इसको हम बोलते हैं कि हमने इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है।
अब नॉर्मली जो इसमें ब्रैकेट आप देख रहे हो, मैट्रिसेस का साइन देख रहे हो, ये जो आप बड़ी वाली ब्रैकेट लगाते हो, जो बड़ी वाली ब्रैकेट 3 ब्रैकेट होती है ना, उसमें जो बड़ी वाली ब्रैकेट होती है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख देते हो, जो स्मॉल ब्रैकेट है वो भी मैट्रिक्स को आप डिनोट कर सकते हो, लेकिन बहुत कम बुक्स में ऐसा हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली साइन आप ये वाला यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैट्रिसेस, आपको ये समझ में आ गया कि भाई मैट्रिसेस में आपने इस तरीके से नंबर रखने हैं। अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसको हम रब कर देते हैं। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या, किस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख ली, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ numbers and functions, numbers और functions। तो जब भी आप नंबर्स या फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं कि मैट्रिसेस है। अब मैट्रिसेस को देखो डिनोट कैसे करना है और उसके अंदर जो हम एंट्रीज लिख रहे हैं उनका मतलब क्या है, उनको हम किस तरीके से रीड करते हैं। अब सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 2 1 5, ये हमने इसके अंदर एलिमेंट लिए। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, इसमें जो हम एलिमेंट्स जो शो करते हैं, उन एलिमेंट्स में इस तरीके से जब आप लिखते हो हॉरिजॉन्टल जो लिखते हो, इसको हम बोलते हैं कि रो है। तो ये आपके पास फर्स्ट रो है, इसको रो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये सेकंड रो है, इसको रो 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये वर्टिकल चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 एंड ये कॉलम 3, ठीक है। तो जब भी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट रिप्रेजेंट करोगे तो उसको हम रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे? रीड करने के लिए आपको रो और कॉलम को समझना जरूरी है कि रो क्या है। जब भी आप हॉरिजॉन्टल बात करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जब भी आप जाएंगे तो वो एलिमेंट होंगे आपके रो एलिमेंट्स। और अगर आप कॉलम में वर्टिकल बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल, जब हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स की जो जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म हम कैसे लिखेंगे और उसमें जो अंदर एंट्रीज आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, एंट्रीज को हम कैसे डिनोट करेंगे। अगर हम इस मैट्रिक्स को मान लो सपोज ए मानते हैं, नॉर्मली मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, उससे डिनोट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो अंदर एलिमेंट है, उनका आपको एक एड्रेस चाहिए, उनका एक पता चाहिए कि भाई आपको इस रो और इस कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हो, एलिमेंट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो। मान लो अगर मैं इस 3 की बात करता हूँ, ये 3 कहाँ पर है? ये 3 देखो रो 1 में है और 3rd कॉलम में। तो रो 1 और 3rd कॉलम में जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको? 3 को ए से आप इसको डिनोट करो, स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको लिखेंगे कि भाई ये फर्स्ट रो में है और 3rd कॉलम में। पहले क्या करना है? पहले आपको हमेशा रो लिखनी है, पहले रो लिखनी है फिर कॉलम लिखना है। ऐसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 कहाँ पर है? 5 देखो सेकंड रो में है, 5 सेकंड रो में है और 3rd कॉलम में है। अगर आप इस 2 की बात करो, इस 2 की, ठीक है, यहाँ पर चेंज कर देते ताकि ये मैच ना हो। इस 2 की अगर हम बात करें तो ये 2 कहाँ पर है? 2 देखो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। तो 2 कहाँ पर है? फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहले हमेशा लिखनी है रो, बाद में लिखना है कॉलम। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें गड़बड़ कर देते हैं, वो पहले कॉलम लिख देते हैं फिर रो लिख देते हैं। कुछ भी लिख दो सर, क्या होता है? पता तो लग रहा है ना कि ये चीज़ है, लेकिन बेटे गड़बड़ हो जाएगी आपकी। आपको हमेशा जब भी मैट्रिक्स में लिखना है ना, तो पहले आपको हमेशा रो लिखनी है, पहले आपको कॉलम लिखना है। इसको याद करने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है भाई, आप सुबह का जब अपना काम स्टार्ट करते हो तो आप सो रहे होते हो ना, आप सो रहे हो मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल मतलब रो है। जब आप सोगे उठोगे, आप खड़े होगे क्या हो गया? वर्टिकल। जैसे अभी मैं इस पोजीशन में क्या हूँ तो वर्टिकल है ना, वर्टिकल क्या होता है आपका? कॉलम होता है। तो पहले हम सो रहे हैं, सोने के बाद हम उठते हैं, उठ के हम काम करते हैं। अब ये मत कहना सर उठने के बाद फिर सो जाते हैं तो ये काम नहीं करना। एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई पहले आपको हमेशा रो ही लिखनी है, बाद में आपको कॉलम लिखना है, ठीक है। तो जब भी आप एलिमेंट्स को यहाँ पर शो करोगे, सबसे पहला जो आपको लिखना है ये रो होनी चाहिए,
उसके बाद ये कॉलम होना चाहिए। तो अगर मैट्रिक्स को हम एक जनरलाइज फॉर्म में लिखें कि भाई ये तो हमने चलो डेफिनेशन बता दी कि डेफिनेशन ये हो गई, लेकिन इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से आप लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए इज ए आई जे, फिर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। अब ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आयथ रो है। आई का मतलब क्या हो, ये आयथ रो है। आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जे क्या है यहाँ पर? जेथ कॉलम है। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे को चाहिए मान लो यहाँ पर A22, तो 2 का मतलब क्या है? यहाँ पर I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, मतलब मैं सेकंड रो की बात कर रहा हूँ और मैं सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो देखो सेकंड रो ये हो गई और सेकंड कॉलम ये हो गया, तो हमारा ये एलिमेंट है, यानी A22 की वैल्यू क्या है? 6 है। अगर मेरे को निकालना है यहाँ पर A31, अब A31 क्या है? थर्ड रो है, रो थर्ड है, कॉलम 1 है। अब रो थर्ड तो देखो हमने यहाँ लिखी नहीं है इस मैट्रिक्स में, आप और लिख सकते हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स में तो हमने रो थर्ड लिखी नहीं है। तो यहाँ पर जो A31 है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एलिमेंट ही इसके अंदर नहीं है। अभी एलिमेंट नहीं है तो आप इसको लिखोगे क्या भाई? तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स में से उसके जो एलिमेंट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। उसकी जो जनरलाइज फॉर्म है मैट्रिक्स की, वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जब भी आप मैट्रिक्स लिखते हैं, देखो अब ये आई और जे की वैल्यू अभी तो कोई फिक्स नहीं है ना, वो आपको पर्टिकुलर देगा कि आई की वैल्यू इतनी रखनी है, जे की वैल्यू इतनी रखनी है, मतलब इतने रो होनी चाहिए, इतने कॉलम होने चाहिए। तो उस हिसाब से आपको मैट्रिक्स को लिखना है। तो मैट्रिक्स को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ, ये तो हमने लिख दिया भाई जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि मैट्रिक्स को आपने इस तरह से लिख दिया AIJ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, फिर उसके बाद लिखेंगे हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरह से करते करते आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं? अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड है तो हम उसको मान लेते हैं कि भाई ये nth कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में चलते चलते हम पहुँच गए भाई nth कॉलम तक। अब सेकंड रो के अगर आप एलिमेंट लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? A21, A22, A23 अप टू A2n। ऐसे जब आप रो को जितना मर्जी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं, ऐसे आप रो को भी जितना मर्जी लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर लिखे भाई ये रो आपके इसमें एलिमेंट आ गए 21, 22, 23 अप टू 2n। तो ऐसे ही अगर हम कॉलम यहाँ पर रो को लें तो रो हमारे पास होगी mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, और लास्ट में आ गया हमारे पास mth रो और nth कॉलम। तो मैट्रिक्स को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं भाई इसके ऑर्डर की, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जब आप बात करेंगे तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर कितनी रो है और कितनी कॉलम है। अगर हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करें, जो जनरलाइज फॉर्म की बात करें, तो इसके अंदर आप देख रहे हो भाई m रो आ रही है और n कॉलम आ रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया m/n, ठीक है। अगर हमने मान लो सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपने उसमें एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 2/3, ठीक है, कि इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ये 2/3 का मतलब यहाँ पर आपको 6 नहीं कर देना है। ये 2/3 का मतलब है एक तरीके से आप इसको मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मान लो मैं इस बोर्ड को, ये जो बोर्ड है मेरा अभी 6/4 फीट में है ये, ठीक है, 6 फीट ऐसे है और 4 फीट ऐसे है। तो जब मैं इसको मेजरमेंट बताऊंगा, मैं किसी को बताऊंगा कि मेरा बोर्ड कितना है, तो मैं कहूँगा कि मेरा बोर्ड 6/4 है। 6/4 का मतलब ये नहीं कि वो 24 है बोर्ड, ठीक है। 6/4 का मतलब है कि उसकी लेंथ 6 है और ब्रेड्थ 4 है। ऐसे ही हम यहाँ पर जब ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 × 3 आपको 6 नहीं करना, ऑर्डर 6 नहीं है, ऑर्डर इसका 2 × 2/3 है। सॉरी, 2/3 का मतलब है कि इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है। अगर आप मैट्रिक्स में लिखते हो भाई 3/5, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 रो हैं और 5 कॉलम है, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको इससे क्या मिलता है? इससे आपको मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर नहीं होगा, वो ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अगर आप इसको इस तरीके से निकालोगे इस फार्मूले से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रो
नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करना है आपको नंबर ऑफ कॉलम से, यानी 2 इंटू 3, ये आ गया आपके पास 6। तो जब आपको एलिमेंट निकालने होंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपको ऑर्डर बताना होगा तो आप इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से भी। बहुत से स्टूडेंट से गलती कर देते हैं, ऑर्डर लिखते हैं 2 इंटू 3 और सोचते हैं भैया इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट हमने निकालने सीख लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीख ली कि भाई मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। कुछ इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि भाई मैट्रिक्स में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो मान लो सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमने ले लिए एक, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इसमें आपने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 2 3 2 3 19 -7 5, कुछ भी ले लो, -2 √3 5 2 1 6 3। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जब भी आप मैट्रिक्स लिखते हो तो मैट्रिक्स के अंदर एक रो के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं ना, हर एक रो के अंदर उतने एलिमेंट होने चाहिए। अगर आप देखो मैट्रिक्स को ऐसे लिख दो कि भाई 1 2 3 4 5, आप कहोगे इसमें 2 रो तो बन रही हैं, 2 रो तो बन रही है बच्चों, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट है ना यहाँ पर एक मिसिंग हो रहा है, एक ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पहली वाली रो है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, दूसरी वाली रो के अंदर 2 एलिमेंट है, तो ये मैट्रिसेस नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसकी। मैट्रिसेस तभी बनेगी जब एक रो के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सारी रो के अंदर उतने एलिमेंट होने चाहिए, और एक कॉलम के अंदर जितने एलिमेंट है उतने ही हर एक कॉलम में एलिमेंट होने चाहिए। तो कोई बीच में मिस हो रहा है तो ये मत समझना कि रो 2 बन रही है, कॉलम 3 बन रहे हैं तो मैट्रिक्स है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, अब हमारे पास इनका एड्रेस है, हमें इनका घर ढूंढना है, ठीक है। उस बंदे को ढूंढना है जिसका एड्रेस हमारे पास है। अब बंदे को कैसे ढूंढेंगे, मान लो हमारे पास एक एड्रेस है भाई A21, ठीक है। आप सोचो, मैं इतने बस लिख लूँ कि हमें क्या क्या ढूंढना है, आप दिमाग में सोच के रखो कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, फिर हम जब इसको लिखेंगे यहाँ पर तो आप मैच करना है कि आपको कितना समझ में आया। तो एक एड्रेस है हमारे पास A32, एक एड्रेस है आपके पास A33, एक एड्रेस है आपके पास A114, एक एड्रेस है हमारे पास 35, और एक एड्रेस है आपके पास A41। ये हमारे पास 6 एड्रेस है, 6 बंदों को हमें ढूंढना, उनकी पहचान करनी है, भैया बंदा कौन है, ठीक है। अब आपके पास उसका एड्रेस तो आ गया है, अब बस बंदा ढूंढना है। अब A21 पर हम ढूंढते हैं कि भाई सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कहाँ पर है, इसको देखो, पकड़ो इसको, कहाँ पर है सेकंड रो ये होगी ना आपकी। सेकंड रो में कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम है भैया, ये पकड़ लिया हमें, इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी है 5 नंबर का बिल्ला लगा हुआ है इसके, ठीक है। अब A32 को देखो, 32 थर्ड रो हो गई, 3 का मतलब क्या है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम में ये क्या है, बिल्ला नंबर 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम यानी 6, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात, ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। बिल्कुल आसान चीज़ है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके करोगे ना बड़े आराम से होगा। 1 4 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो यही है, फर्स्ट रो में फोर्थ कॉलम देखो क्या -7 है, -7। थर्ड रो फिफ्थ कॉलम, थर्ड रो तो ये है भाई, कॉलम 1 2 3 4, कॉलम तो 3 ही है और 4 ही है कॉलम, तो यहाँ पर कह रहा है फिफ्थ कॉलम, तो ये एड्रेस गलत दिया हुआ है, बंदा फेक है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई आपके सिस्टम में इसका कोई है ही नहीं, आता, पता ही नहीं है, ठीक है। फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलेंगे इसके। फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो भी नहीं है, ये बंदा भी फेक है, तो ये भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट पता करने। अब देखो यहाँ पर ना जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उसमें ये वाला जो बंदा है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें रूट लगा हुआ है, बाकियों में रूट ही नहीं लगा हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसको भी इसका आइडेंटिफाई करते हैं भाई इसका एड्रेस क्या है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का बंदा है, लगता है कुछ गड़बड़ है, तो ये √3 है। अब ये कहाँ पर आ रहा है, ये देखो सेकंड रो में आ रहा था, सेकंड रो में आ रहा है और कॉलम थर्ड में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेकंड रो कॉलम थर्ड, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास √3, यानी इसका एड्रेस क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। क्लियर होगी बात, होगी यहाँ तक सारी, कि आपको कैसे इसको पहचान करनी है भाई कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि भाई एक मैट्रिक्स है आपके पास, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ ए ऑर्डर ऑफ
इफ ए मैट्रिक्स हैज़ एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैज़ 14 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स है भाई, उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर देयर पॉसिबल ऑर्डर्स। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स किस किस टाइप की हो सकती है। तो देखो, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए कॉलम और रो को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दिए, आपको बताना है कि भाई कि मैट्रिक्स जो है वो कौन कौन सी हो सकती है जिसके अंदर 24 एलिमेंट हो। तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, इसके फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं। तो 1 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे 24 ही आएगा, यानी इसके अंदर क्या होगा, एक रो है और 24 कॉलम है। इसको उल्टा कर दो, 24 इंटू 1 भी हो सकता है कि 24 रो है उसके अंदर और एक कॉलम है, या फिर ऐसे हो सकता है कि भाई 2 रो हो और 12 कॉलम हो, या 12 कॉलम हो और 2 रो हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है भाई 3 रो हो 8 कॉलम हो, या 8 रो हो 3 कॉलम हो। और क्या हो सकता है, देखो सोचो सोचो, और क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, 4 रो हो और 6 कॉलम हो, या फिर 6 रो और 4th कॉलम हो। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर 24 एलिमेंट है तो उसके ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, यानी इस टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है वो 1/24 या 24/1, इस टाइप से अगर आप कहीं से भी निकालोगे तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 24 आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर और भी ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, अभी तो मैं बस बेसिक बता रहा हूँ, एक्सरसाइज करेंगे तो और हम इसको करेंगे डिटेल में। अब ये सीखते हैं बच्चों कि अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है जनरलाइज फॉर्म में, सपोज आपको बताइए एक मैट्रिक्स आपके पास है A इक्वल्स टू में Aij एंड कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स वेयर Aij इज इक्वल्स टू I प्लस में 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पर एक एलिमेंट दे दिया, एलिमेंट की आपको यहाँ पर दे दिया स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी, मतलब जनरलाइज फॉर्म दे दी। तो आपको उससे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अब मैट्रिक्स ये बता रहा है कि आपको 2/3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी 2/3 का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रो है वो 2 है और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 रखने हैं आपको। तो जो नंबर ऑफ रो आपके पास 2 है तो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको निकालना पड़ेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकालना पड़ेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकालना पड़ेगा। और सेकंड रो में से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से यहाँ पर 6 एलिमेंट होने चाहिए थे। तो ये 6 एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो वैल्यू फाइंड करना आपको यहाँ पर इसने आई और जे की तो वैल्यू दे दी ना यहाँ पर। अगर आपको ये समझ में आ गया कि 2/3 मैट्रिक्स बनानी है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, मतलब आपको ये एलिमेंट यहाँ पर निकालने हैं। अब ये एलिमेंट निकालने का मतलब है आपको कि यहाँ पर A11 का मतलब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो I है इसकी वैल्यू भी 1 है और जो J है इसकी वैल्यू भी 1 है। तो ये A11 जब आप रखोगे तो यहाँ पर I और J की जगह भी आपको 1 पुट कर देना है। तो 1 प्लस में 2 इंटू में 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये आ जाएगा 9/2। फिर आप निकालो A12 निकालेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 2, इसका होल स्क्वायर करते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आ गया ये 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर करेंगे 25/2। फिर हम निकालते हैं यहाँ पर A13 का मतलब हो गया A1 प्लस में 2 इंटू में 3, I की जगह 1 और J की जगह 3। तो ये हो गया 2 3 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास A11 आ गया, A12 भी आ गया, A13 भी आ गया। अब आपको ये 3 एलिमेंट और फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप 2 1 लिखोगे तो I की जगह तो आपको 2 रखना है, I की जगह आपने 2 रखना है और J की जगह आपने 1 रखना है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखो ये 2 आएगा, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2 हो गया आपके पास 8। फिर करेंगे हम A22 का मतलब हो गया A2 प्लस में 2 इंटू में 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ गया 18। फिर आपको निकालना A23, तो 23 हो गया 2 प्लस में 2 इंटू 3, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर करेंगे 64/2 यानी आ गया 32। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी,
मैट्रिक्स आ गया आपके पास 9/2, A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू आ गई 25/2, इसकी वैल्यू आ गई 49/2। यहाँ पर ये आ गया 8, ये आ गया 18 और ये आ गया 32। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक 2/3 मैट्रिक्स बड़े इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई ना यहाँ तक बात आपको। तो अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, कि मैट्रिसेस आपके पास कितने कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, ये सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स की जब हम टाइप काउंट करते हैं तो टाइप में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक मीटिंग डाल लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहली जो मैट्रिक्स होती है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, अभी रो मैट्रिक्स क्या है, इस रो मैट्रिक्स के अंदर आप सिर्फ एक रो ही लिख सकते हो, एक से ज्यादा रो इसके अंदर नहीं होती है। कैसे लिखेंगे देखो इसको, अगर हम बात करें भाई सबसे पहली जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है हमारी रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर ओनली वन रो है, ओनली वन रो। ठीक है, यहाँ पर कॉलम आप जितने मर्जी कर सकते हैं, कॉलम के लिए देखो कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ रो की बाउंडेशन है। रो आपने वन लिखनी है, अगर आपने लिखा है सिर्फ 1 2 3, एक रो होगी यहाँ पर। कॉलम जितने मर्जी कर लो, कॉलम से कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ लिखा 2 0 5 6 9 7, जितने मर्जी कॉलम लिख सकते हो, लेकिन रो आपको एक ही रखनी है। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, दूसरी मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम। ठीक है, ओनली वन कॉलम मतलब आपने कॉलम लिखना है, कॉलम में आपने कोई भी वैल्यू डाल दो और जितनी मर्जी यहाँ पर रो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 रो है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जो कॉलम है वो एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा कॉलम अलाउड नहीं है। ठीक है, एक ही कॉलम रखना, एलिमेंट आप कुछ भी रखो। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आपके पास जो रो 1 है, कॉलम 2 है, वो कॉलम यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर 3 है या 6 है, हमने अलग अलग ले रखे हैं। अगर यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स में अगर m और n दोनों बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ m इक्वल्स टू n, मतलब जो नंबर ऑफ रो है अगर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, जितनी उसके अंदर रो है, जैसे स्क्वायर होता है, ज्योमेट्री में हम स्क्वायर पढ़ते थे। स्क्वायर क्या पढ़ते थे भाई, जितनी लेंथ है उतनी उसकी ब्रेड्थ है, तो उसको हम बोलते थे स्क्वायर है। तो सेम मैट्रिक्स में है, जितनी इसके अंदर रो है उतनी इसके अंदर कॉलम होनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लिख सकते हो। मान लो आपने लिखा है 2 1 3 5, 2 रो है 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 2, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जरूरी नहीं कि आप ऐसे 2/2 बोलो, आप ऐसे लिखते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दैट मीन्स उसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। अगर आप ऐसे लिखते हो 3 1 5 2 1 6 1 3 7, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं 2, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? सोचो सोचो सोचो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 1 कॉलम। 1 रो 1 कॉलम मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ना। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स देखो, जैसे आप ज्योमेट्री में हम पढ़ते थे भाई, स्क्वायर आपके पास है, स्क्वायर में एक डायगोनल ये होता था, एक डायगोनल ये होता था, दोनों डायगोनल होते थे। लेकिन जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अगर हम 3/3 से हम बात करते हैं, क्योंकि मेन यहीं पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी मैं समझा दूंगा बाद में। जो 3/3 मैट्रिक्स में अगर हम यहाँ पर डायगोनल देखें, तो एक डायगोनल आपको, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल आ रहे हैं, यहाँ पर 2 डायगोनल नहीं होंगे, डायगोनल यहाँ पर एक ही होगा। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन क्यों करना भाई, यहाँ पर तो हम कह रहे हैं ज्योमेट्री में 2 डायगोनल है यहाँ पर, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो पूरी ज्योमेट्री नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पर डायगोनल कौन से आपको लेने हैं, आपको डायगोनल ये वाला लेना है या डायगोनल ये लेना है? ठीक है, डायगोनल एलिमेंट आपको ये वाले लेने हैं या फिर ये लेने हैं, इनमें से कौन सा लेना है?
ठीक, इसके लिए आपको क्या देखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट का जो प्लेस है, उनका जो एड्रेस है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब इसमें जो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, और सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम होना चाहिए, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम होना चाहिए। तो ये कहाँ पर आएगा, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर तो ये थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर क्या है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, ये तो सेम नहीं आ रहा, ये ठीक है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर थर्ड रो है, और सॉरी ये था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर इनका एड्रेस सेम नहीं आ रहा। अब इसका एड्रेस देखो, इन तीनों का एड्रेस देखो, इन तीनों का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो गया। यानी ये जो एलिमेंट होंगे ये वाले हमेशा आपको राइट हैंड साइड में ऐसे देखना है, ठीक है, ऐसे देखना है। तो ये जो एलिमेंट होंगे ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। क्लियर होगी बात अच्छी तरह। डायगोनल एलिमेंट कभी भी आपको ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेने, आपको हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेने, इस तरह से फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे लेने, ऐसे। यहाँ पर देखोगे तो ये डायगोनल आपके ये है, ठीक है, इसमें तो भाई एक ही एलिमेंट है, वही डायगोनल है, वही सब कुछ है, इसका मालिक तो ये अकेला ही है, तो इसका कुछ नहीं है, तो डायगोनल यही है। समझ में आ गई ना बात, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट से हम समझते हैं यहाँ पर जो अगली टाइप की हमारी मैट्रिक्स है, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट समझ लिए, डायगोनल मैट्रिक्स समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो अभी तक हमने रो मैट्रिक्स कर ली, कॉलम मैट्रिक्स कर ली, ठीक है, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स कर ली, और हमने डायगोनल एलिमेंट समझ लिए। अब हम करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। सॉरी, तो आपके पास मान लो 3x3 से हम एग्जांपल लेते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट आपके तीन हो गए, एक ही हो गया, मान लो एक ही हो गया, एक ही हो गया। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो A11 है, A11 या A12 या A33 जो डायगोनल एलिमेंट है, यानी हम AII से रिप्रेजेंट कर देते हैं। AII का मतलब हो गया कि जो अपने यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, अगर सेकंड रो है तो सेकंड एलिमेंट कॉलम होना चाहिए, अगर थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम होना चाहिए। तो ये वाली जो वैल्यूज है ये नॉन जीरो होंगी, ठीक है। और जो डिफरेंट पोजीशन पर है IJ, ये वैल्यू सारी जीरो होंगी। IJ का मतलब यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, I इज नॉट इक्वल्स टू J, I इज नॉट इक्वल्स टू J, यानी जैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जिसमें I और J की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो वो सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म। आप इस तरह से भी डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स से और आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आती है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या बोला होती है। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप होती है, जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम हो जाए। जैसे यहाँ पर ये 5 था, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, 0 0 0 0 0। इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में दिखाएं तो यहाँ पर क्या होगा, AII की जो वैल्यू है ये K के बराबर होगी। K मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी स्केलर वैल्यू। यहाँ पर अगर सारे के सारे एलिमेंट K होने चाहिए। अगर हम K की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी A11 की वैल्यू भी 5 है, A22 की वैल्यू भी 5 है, और A33 की वैल्यू भी 5 ही है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो तो हमें लागू रहेगी कि अगर डिफरेंट आपके पास पोजीशन वाले एलिमेंट है तो इसकी जो वैल्यू जीरो होगी इफ I इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसी से रिलेटेड एक तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जैसे मल्टीप्लिकेशन में 1 काम करता है ना, ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी काम करती है। वो धीरे धीरे आप सीखोगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, उसको हम स्पेशल एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, I से। इसमें क्या होता है कि जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है इन सब की वैल्यू हो जाती है 1, बाकी कंडीशन वही रहती है, बाकी कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो AII है, इसकी जनरलाइज वैल्यू फॉर्म की बात करें तो AII की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होंगे और जो बाकी कंडीशन है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अब इसमें जो आई को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मली हम इसको आई लिखते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा मिलेगा आपको लिखा हुआ I2, ये ठीक है, या फिर कई जगह लिखा मिलेगा I3। तो I2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेकिन इसका ऑर्डर 2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्या है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम होंगे तो मैट्रिक्स ऐसे आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 तो यहाँ पर 4 रो और 4 कॉलम आ जाएंगे। तो 4 रो 4 कॉलम को कैसे लिखेंगे आप? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस में बहुत बार आपको I3 या I4 या I2 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है सिंपली I लिख देते हैं। सिंपली I लिखने का मतलब है कि जो क्वेश्चन में जो बाकी मैट्रिक्स है ना उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेते हैं। अगर क्वेश्चन में बाकी में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें कैसे यूज करनी है, बाकी जो मैट्रिक्स है अगर वो 2x2 की है तो आइडेंटिटी भी 2x2 ले लेते हैं। अगर बाकी मैट्रिक्स 3x3 की है तो बाकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी हम 3x3 ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन में किस तरह की मैट्रिक्स यूज हो रही है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एक दो चीजें और हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज है, ऐसे वो तो प्योर मैथ्स की जब बात करते थे ज़्यादा उसका यूज़ होता नहीं था, तो अप्लाइड मैथ्स में भी आई थिंक उसका ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले लोअर ट्रायंगुलर की बात कर लेते हैं कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या होती है। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट मान लो हम 3x3 की बात करते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट आ गया आपका ये 1 2 3। इसके जो ऊपर के एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट ये हो गए, इसके ऊपर जो एलिमेंट है ना ये सारे एलिमेंट होंगे 0। यहाँ पर ये सारे के सारे 0 नहीं होंगे, 1 या 2 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो 3 1 5, तो ये जो मैट्रिक्स है ये है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसमें नीचे की तरफ आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। इसमें ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर जो वैल्यूज हैं ये तो 0 ही रहेंगी, यहाँ पर ये हो सकता है कि ये वैल्यू 0 हो जाए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये तीनों की तीनों 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी लोअर ट्रायंगुलर है। अगर आप यहाँ डायगोनल एलिमेंट की बात करोगे तो ये हो सकता है कि 2 0 3, ठीक है, 1 2 0 ऐसे हो सकता है। तो ये भी आपके पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल के भी सारे नहीं होने चाहिए, इसके भी सारे नहीं होने चाहिए। सेम फिर हम ऐसी बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसका उल्टा हो जाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगा। ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनने का मतलब है जो डायगोनल एलिमेंट है इससे ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नीचे तीनों एलिमेंट 0 होंगे। फिर सेम बाकी प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। यहाँ पर कोई एक 0 हो सकता है, कोई 2 भी 0 हो सकते हैं, डायगोनल में से कोई एक 0 हो सकता है, वो सब प्रॉपर्टी वैसी रहेंगी। लेकिन जो ट्रायंगल है इसमें ऊपर की तरफ बनेगा तो ये बनेगी आपकी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ज़्यादा यूज इसका नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस के आते नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए बस। और अगर हम इसमें बात करें तो क्या क्या और है समझने लायक आपके, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात और करते हैं हम कि भाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं, कोई टॉपिक स्किप ना हो गया हो। आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सब कुछ कवर हो गया अब तक। अब हम बात करते हैं एक नल मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये दो चीज़ें और हमें बतानी है आज के इस क्लास में। नल मैट्रिक्स क्या होती है और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स तो सिंपल कि भाई नल मैट्रिक्स बोल सकते हो, एम्प्टी मैट्रिक्स बोल सकते हो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। ठीक है, 0 नहीं है। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर स्क्वायर हो, कैसी भी मैट्रिक्स हो, उसके सारे एलिमेंट अगर 0 हैं, ये सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए, ठीक है, कोई सी भी मैट्रिक्स हो,
अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये जो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स है, एक भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जीरो के अलावा कुछ हो। ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है, सब नल मैट्रिक्स है और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बात होती है यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए। Two matrix A and B of same order are said to be equal, matrix if their corresponding elements are same। ठीक है, राइटिंग थोड़ा समझ लेना, बोलने पे ध्यान देना, बोल कह रहा हूँ मैं, खाली राइटिंग में मत जाना। तो कह रहा है कि अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है अगर वो सेम है तो वो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। जैसे सपोज मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स है, एक इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, एक दूसरी मैट्रिक्स है इसमें भी है 1 2 3 4, एक और मैट्रिक्स है सी इसमें 2 1 3 4, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है 4 3 2 1। तो इन मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, देखो पहले ए और बी को कंपेयर करते हैं। ए में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो सेम है। तो दूसरा एलिमेंट है इसका सेम पोजीशन के देखने, ये भी सेम है, ये वाला एलिमेंट ये भी सेम है, ये एलिमेंट ये भी सेम है। तो जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए। लेकिन अगर देखो आप इसको कंपेयर करो, ए के साथ कंपेयर करो या बी के साथ कंपेयर करो या इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एलिमेंट है एलिमेंट तो सेम है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 एलिमेंट तो सेम है, लेकिन उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग सेम नहीं है। यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 4 है, तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब सी और डी मैट्रिक्स ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं देखना कि आपको कि जो 4 वैल्यू यहाँ पर दी है वही 4 वैल्यू यहाँ पर दी है तो मैट्रिक्स सेम हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और कि भाई इसमें आपको यूज क्या करना है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं फटाफट हम। तो दो मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दे दी, एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई 2 एंड 5 प्लस जेड एक्स वाई, 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 2 5 8, 6 2 5 and 8। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लिया हमने, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 957। जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्वेश्चन ज्यादातर इस तरीके से आते हैं कि आपको यहाँ पर x y z a b c इस तरह के एलिमेंट दिए होते हैं, उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट में हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, यानी जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू है 6। ठीक है, एक इक्वेशन ये होगी आपके पास, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 प्लस जेड 5 के बराबर है, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो z की वैल्यू तो मिल जाएगी आपको 0, तो z का तो काम हो गया खत्म। दूसरा यहाँ पर एक्स वाई जो है, एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 8। यानी यहाँ पर तो कह रहा है कि जो x प्लस वाई है वो 6 है और यहाँ पर कह रहा है कि जो एक्स वाई है वो 8 है। तो यानी x और y की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 2 हो सकती है, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 हो सकती है। अगर आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व करके आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली ऑब्जर्व करके निकाल दो। अगर आपको वैसे नहीं आता तो आप यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकालो 6 माइनस वाई, उसको यहाँ पर पुट करो, x की वैल्यू होगी 6 माइनस वाई इंटू में y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 8, इन दोनों को उधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर के आगे आपके पास -4 और -2, यानी y की वैल्यू 4 भी हो सकती है और y की वैल्यू 2 भी हो सकती है। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू
y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर पुट करो, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x की y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब आंसर आपका ये आ जाएगा। डिपेंड करेगा भाई कितने नंबर में, अगर 1 मार्कर में दिया हुआ है आपको लगता है भाई ऑब्जर्व करके बता सकता हूँ मैं, XYZ की वैल्यू बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 और x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ये 3 इक्वेशन है। ये 3 इक्वेशन वाले क्वेश्चन हमने पिछला जो चैप्टर था उसमें हम सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ देखो y प्लस जेड की वैल्यू क्या 7 है, तो आप पहली इक्वेशन में y प्लस जेड की जगह 7 पुट कर दो, तो x प्लस में 7 इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू मिल गई आपको 2। दूसरी कंडीशन में क्या है, x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो x प्लस जेड इसको आप ऐसे लिख लो, x प्लस जेड प्लस में y इक्वल्स टू 9 और इसकी जगह आप पुट कर दो 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। अब आपके पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, अब इसको कहीं और रख दो, कहाँ रखनी है भाई, किसकी वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर रख दो, y की जगह 4 रख दो, z आपको फाइंड करना है तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से जो इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद इनकी एक्स वाई जेड जिसकी भी वैल्यू पूछी है, एक्स वाई जेड पूछा हो, भाई ए बी सी पूछा हो, कुछ भी पूछ सकते हैं बुक वाले, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब तरह की वैल्यूज बता सकते हो। तो आई होप इस लेक्चर के थ्रू आज आपको मैट्रिक्स का बेसिक समझ में आ गया होगा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में आ गई होगी, क्या क्या मैट्रिसेस होती हैं, इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखो, लेकिन अच्छी तरह आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। और आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट आपके मन में रहेगा नहीं कि मैट्रिक्स क्या है, उसकी टाइप क्या क्या होती है। बाकी इसके जो ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।